हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैंजन गुस्से में कमरे से निकल जाता है और जब वो जिंगशी में पहुंचता है तो देखता है कि सब उसका कितना ख्याल रखते हैं। तभी यानली अपने बाबा की तरफ देखते हुए कहती है, आप आ गए। दीजिए, आपने कहा था आप लोटस को मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे। वो उठने की कोशिश करती है कि उसके कमर में शार्प पेन होता है और वो वहीं बैठ जाती है। तभी लैंजन उसके पास आता है, कहता है ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो यानली कहती है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तभी लैंजन अपनी पॉकेट से एक हेयर पिन निकाल के यानली को देते, कहती है वाह, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर हेयर पिन है, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। इसी तरह कुछ टाइम स्किप हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। यानली की तबीयत थोड़ी तो ठीक हो गई होती है पर वो पूरी तरह नहीं हुई होती है। वो लेक के किनारे बैठी होती है। तभी आयु उसके पास आती है और कहती है अभी तक नाराज़ हो मुझसे? तभी यानली कहती है हाँ हूँ मैं नाराज़, मेरे को बात नहीं करनी, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। तभी आयु यानली का हाथ पकड़ के कहती है यानली बस भी करो, मैंने क्या किया जो तुम मुझसे इतना नाराज़ हो? तभी यानली कहती है आपको नहीं पता आपने क्या किया है? आपको नहीं पता? हमेशा हमेशा वो आपको अप्रिशिएट क्यों करते हैं? मैं ये नहीं चाहती कि वो आपको अप्रिशिएट ना करे, पर हमेशा वो मुझे बुरा समझकर हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। मेरा शिकार बड़ा था, फिर भी उन्होंने मेरी एक बार तारीफ भी नहीं की। वो तो छोड़िए, उन्होंने मुझे सज़ा दी। वो क्या दिखाना चाहते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तभी आयु कहती है ऐसे नहीं बोलते यानली, वो बड़े हैं ना। तभी यानली कहती है बड़े हैं, मैं मानती हूँ, मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ, पर वो जब गलत है तो मुझे उन्हें गलत कहना चाहिए ना, मैंने यही सीखा है। तभी आयु कहती है मैं जानती हूँ तुम सबसे डिफरेंट हो, सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो, पर तुम ये भी जानती हो ना यानली कि मैं हर के सामने नहीं बात कर सकती, मैं नर्वस हो जाती हूँ। पर तुम यानली सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, पर अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है तो तुम बेखौफ होकर बात रखती हो, तुम मुझसे डिफरेंट हो बस। तभी यानली कहती है हाँ मैं जानती हूँ मैं आपसे डिफरेंट हूँ, ठीक है अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आयु तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और यानली गुस्से में पलटती है तो वो आयु के गले की तरफ देखती है, बहुत ही प्यारा सा लॉकेट लटक रहा होता है। तभी यानली उसका देखती हुई कहती है ये आपका लॉकेट है? तो आयु कहती है हाँ ये मेरा लॉकेट है, तुम्हें पसंद आया? यानली कहती है बहुत ज़्यादा, कितना प्यारा है। तभी आयु कहती है तो ठीक है ये तुम ले लो, और आयु अपने गले से निकाल कर यानली को लॉकेट पहना देती है। यानली कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा लॉकेट है। तो आयु कहती है अब तुम मुझसे बात करोगी ना मेरी छोटी बहन? तभी यानली कहती है ठीक है। ऐसे बात करते हुए जिंगशी की तरफ आ रहे थे। तभी आयु ने उन्हें देखता है और कहता है अच्छा तुम दोनों की बातचीत हो गई? तभी यानली कहती है हाँ हो गई, तुम्हें जलन हो रही है बताओ, हम दोनों दोस्त भी तो हैं, लड़ नहीं सकते क्या आपस में? तभी आयु कहता है हाँ हाँ जानता हूँ तुम दोनों दोस्त भी हो, लड़ो लड़ो मुझे क्या है। तभी यानली कहती है अच्छा हम लड़ेंगे तो तुम्हें तो खुशी होगी ही ना, वैसे भी तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, किसी को मना लो वरना पूरी ज़िंदगी अकेले रह जाओगे। तभी आयु कहता है तुम बिगड़ती जा रही हो दिन ब दिन, क्या क्या सोचती रहती हो दिमाग में? तभी यानली कहती मैं क्या सोचती रहती हूँ बताइए? सच कहूँ तो आपसे कोई बात नहीं करता क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बोले है। क्या आयन कहता है तुम कभी बच्चों की तरह बिहेव नहीं करोगी ना, कभी एक नॉर्मल ओमेगा की तरह बिहेव कर लिया करो। तुम्हें देख के कोई कहेगा कि तुम एक ओमेगा हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो तुम। तभी यानली कहती है जब भी तुम इतनी मशहूर होगी कि मैं सबसे ज़्यादा डिफरेंट हूँ, अब इतनी टैलेंटेड लड़की कहीं और मिलेगी? ये कहता है हाँ जानता हूँ कि तुम्हें और कोई संभाल भी नहीं सकता, पता नहीं तुम्हें कौन संभालेगा, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी जो तुम्हें संभालेगा। तभी यानली कहती है हाँ अच्छा मुझे तेरी शादी करनी भी नहीं है। टाइम स्किप होता है, तीनों भाई बहन बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आयु कहती है यानली चलो आज बाहर चलते हैं। तभी यानली कहती है आप मेरे साथ बाहर जाएंगी? तभी तभी आयु कहती है हाँ बिल्कुल जाऊँगी, इस बार हम सब साथ चलते हैं ठीक है? तभी यानली कहती है ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी होगी, हर बार मैं अकेले जाती हूँ, इस बार आप दोनों भी साथ चलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो तीनों रात के समय कर्फ्यू तोड़कर गोसू से बाहर निकल जाते हैं मार्केट में घूमने, और वो मार्केट में घूम रहे होते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं, काफ़ी कुछ खाते हैं खरीदते हैं। पर जब वे सुबह गोसू आते हैं तो वे देखते हैं कि अंकल चिरान उन्हीं के कमरे के बाहर बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। जैसे वे तीनों आते हैं वो शॉक हो जाते हैं। तभी अंकल चिरान उठते हुए कहते हैं मुझे पता था यही लड़की किसी दिन तुम दोनों को बिगाड़ देगी, इसके साथ मत घूम, मैंने कहा था ना हर किसी को बिगाड़ देती है ये लड़की, तुम कभी नॉर्मल की तरह बिहेव करोगी? इतनी अच्छी लड़की को भी अपने साथ रखा कर बिगाड़ दिया तुमने। तभी आयु कहने लगती अंकल मेरी बात तो सुनिए। तो अंकल कहते रहने दो, तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो, मुझे पता है यही लड़की तुम दोनों को बाहर लेके गई होगी। तभी आयु कहती अंकल आप मेरी बात तो एक बार। तभी अंकल कहते हैं बस हो गया, मैं तुम दोनों से नहीं कह रहा हूँ ना, तुम दोनों अपने कमरे में जाओगे और तुम मेरे साथ चलोगी। और ये कहते हुए यानली को अपने साथ ले जाते हैं और वो उसके हाथ पे मोटी किताबें रखते हुए कहते हैं इसे लेकर बैठ जाओ, हाथ बैंड होकर, याद रखना कि पूरी ना बैठो, यही तुम्हारी सज़ा है अभी के अभी। और यानली ऐसे ही करती है, वो इसी तरह
किताबें रखकर बैठ जाती है। आयु लैंजन को ढूंढ रही होती है तो लैंजन उसे नहीं मिलता। तभी उसमें वी दिख जाता है। वो वी को जाकर सब कुछ बताती है। तो ये भागता हुआ अंकल चिरान के कमरे में आता है और दरवाज़ा खोलते कहता है, आपने इसे फिर सजा दी है, उसके जख्म अभी तक भरे नहीं है। तभी अंकल चिरान गुस्से में कहते हैं, तुम्हें कमरे में आने की इजाज़त किसने दी? हाँ, ये मेरा कमरा है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस कमरे में कभी भी आ सकते हो? तभी कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं इस कमरे में नहीं आ सकता, पर तो अंकल चिरान कहते हैं, क्या पर? इस लड़की को नियम तोड़ने में मज़ा आता है ना, तो इसे सजा मिलनी चाहिए। तभी विंग कहता है, देखिए अपनी बात समझिए, उसके जख्म अभी तक भरे नहीं है पूरी तरह, वो अभी तक तरह ठीक नहीं हुई है। अंकल चरण कहते हैं, ये उसकी ही गलती है कि वो रोज़ नए नियम तोड़ती है। आज वो हमेशा खुद बाहर जाती थी, पर आज वो आयु को भी अपने साथ ले गई। अगर कुछ हो जाता तो विंग कहता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप तो सज़ा मत दीजिए, आप उसे ठीक होने के बाद भी तो सज़ा दे सकते हैं ना। तभी अंकल चरण कहते हैं, तुम विभूषण, तुम क्या चाहते हो वो लड़की और बिगड़ जाए? अगर तुम्हें इतना शौक हो रहा है तो तुम भी उसके साथ ही बैठ जाओ। तभी याली कहती है, माँ आप वापस चली जाइए, मैं सज़ा लेकर आ जाऊँगी। अंकल चरण बोलते हैं, ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, तुम्हारी जो जैसी है वे बिल्कुल, हर नियम तोड़ना, जो भी नियम बनाना उसे लड़काना, हमारे गुस्से के हर सेक्ट के नियम को तोड़ देना, सबको बिगाड़ना, बिल्कुल तुम पे गई है। तभी याली खड़ी होकर कहती है, बहुत हो गया, आप मुझे सज़ा दे रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें तो मत बोलिए, उनकी क्या गलती सर बताएंगे? अंकल कहते हैं, तुम अपनी आवाज़ मुझसे नीचे रखो। तो कहते हैं, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं छोटी ज़रूर, पर जब बड़े गलत होते हैं तो उन्हें गलत बोलना चाहिए। मेरी गलती है तो आप मुझे सज़ा दीजिए, इसमें उनकी क्या गलती है आप जो उन्हें बोल रहे हैं? मैं आपसे तमीज़ से बात करूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे डरती हूँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, नहीं डर आया आपको? तभी अंकल चरण कहते हैं, देखा ये लड़की कितनी बदतमीज़ होती रही है दिन ब दिन, इसकी बदतमीज़ी हद से आगे बढ़ती जा रही है। तभी अंकल चरण कहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, पता नहीं मेरा नेफ्यू तुम्हें बर्दाश्त करता कैसे है, उसकी मत मारी गई थी जो दूसरी शादी उसने तुमसे की। तभी याली बोलती है, आप अपनी हद में रहिएगा, मेरे माँ बाप के खिलाफ और कुछ मत बोलिए, मैं वरना वो कर दूँगी तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा, जिसका बाद में मुझे अफसोस हो, ऐसा कुछ मत बोलिए। तभी अंकल चिरण कहते हैं, अच्छा तुम क्या करोगी मुझे यहाँ खड़ी को धमकी दोगी? मेरी सेक्ट में खड़ी होकर, मेरे कमरे में खड़ी होकर मुझे धमकी दे रही हो तुम? तभी आयु बोलती है, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, आपकी गलती है, मेरी माँ से अभी माफ़ी मांगी। तभी अंकल कहते हैं, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगूँ? तभी उन दोनों की बहस होने लगती है और भी गुस्से में यानली को रोकने के लिए हाथ उठा देता है और यानली उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, आपने मुझ पे हाथ उठाया, इनके लिए आपने मुझ पे हाथ उठाया? तब जल्दी से भागते हुए लैंजन और शीफे कमरे में आते हैं और देखते हैं और लैंजन पूछता है कि क्या हो गया, हुआ क्या है यहाँ, बताइए अंकल क्या हो क्या रहा है यहाँ? तभी यानली कहती है, आपने मुझे इनके लिए थप्पड़ मारा है ना? अच्छा समझ गई मैं। देखिए मैं आप सबको यहाँ खड़े होकर इस समय बोल रही हूँ, एक दिन मैं इतनी ताकतवर बनना चाहूँगी जब मैं गुस्सू का हर एक कोना अपनी मर्ज़ी से छाट सकूँ, घूम सकूँ और आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूँ। ये कहते हुए गुस्से से कमरे से निकल जाती है और विंग अपने हाथ की तरफ फिर होते हुए देखने लगता है। तभी लैंजन पूछता है, हुआ क्या है भी बताओगे या चल क्या रहा था? तभी विंग अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। तभी लैंजन उसे गोद में उठाकर जल्दी से जिंक्शी लेकर जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद विंग उठ जाता है तो लैंजन विंग से पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था, तो विंग सब कुछ बता देता है। तो लैंजन बोलता है, तुमने उसके हाथ उठाया? तो ये कहता है, बस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था लैंजन, सच में बस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, मैं बस उसे रोकना चाहता था कि गुस्से कुछ गलत ना कर दे और उस पर हाथ उठ गया, मैं उस पर हाथ सच में नहीं उठाना चाहता था, मेरा विश्वास करो। तभी लैंजन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, चलो चिंता मत करो, हम सुबह उससे बात करने जाएंगे, खुद हम सब एक साथ बात करने जाएंगे, उसकी पसंदीदा चीज़ें लेकर हम सब जाएंगे। तभी शिफे कहती है, हम सब उसकी पसंदीदा चीज़ें लेकर अपने हाथ पे लेकर जाएंगे और उसे मना लेंगे, वो मान जाएगी। अभी आप सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। टाइम स्किप हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। सब यानली की फेवरेट चीज़ें लेके जाते हैं, आईवेन, शीफे, लैंजन, विंग सब। जैसे उसके कमरे में नॉक करते हैं तो कमरा नहीं खुलता, तो लैंजन अपने हाथ से कमरे का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि यानली उस कमरे में नहीं है। तब विंग कहता है, लैंजन वो कहाँ है, तुम्हें पता है ना वो इतनी जल्दी नहीं उठती। तभी लैंजन कहता है, चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगी। तभी आयु की नज़र चिट्ठी पे जाती है और कहती है, बाबा ये देखिए यहाँ चिट्ठी रखी है। तभी लैंजन चिट्ठी को उठा के पढ़ता है और एकदम शॉक हो जाता है। तभी पूछता है, क्या लिखा है चिट्ठी में बताओगे? लैंजन बोलो। तभी लैंजन उसके आगे वो चिट्ठी कर देता है और देखते ही विंग बैठ के रोने लगता है। तो शिफा पूछती है कि
हुआ क्या है, मुझे बताओगे या चल क्या रहा है? तभी आयुन पूछती है, हाँ बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या है यहाँ? लंदन कहता है, वो चली गई। शिफी कहती, क्या? लंदन कहता है, हाँ वो घर छोड़ के चली गई, वो चली गई। ऐसे कैसे हो जा सकती है, वो सिर्फ 16 साल की है, वो कहाँ गई होगी? तभी शिफी कहती, आप लोग चिंता मत कीजिए, वो शायद गुस्से में कुछ देर बाहर गई है, वो आ जाएगी। तभी विंग कहता है, नहीं मैं उसे जानता हूँ, वो मुझ पे गई है, वो नहीं आएगी, वो मुझ पे क्यों गई है लैंसन? वो तुम पे क्यों नहीं गई, बताओ। मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता ना, कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, ना एक अच्छा हस्बैंड बन सका हूँ, ना एक अच्छा फादर बन सका हूँ। मैं क्या करूँगा लाइफ के अंदर? मेरी बेटी चली गई। लैंसन मुझे मेरी बेटी ला कर दो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? हंग मंजूर, मुझे मेरी बेटी घर पे चाहिए। टाइम स्किप हो जाता है और कुछ साल बीत जाते हैं। कल्टीवेशन दुनिया में फिर लड़ाई का माहौल आ गया होता है। राज्य ने अपनी बहुत बड़ी सेना खड़ी कर ली होती है, जिसमें काफ़ी कठपुतलियाँ और काफ़ी सारे लोग होते हैं। इतने करीब मिलके भी उस सेना को टक्कर नहीं दे पा रहे होते हैं। इस क्लैन के लीडर एक साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी जेविजन बोलते हैं, मैंने इसका एक सुझाव निकाला है, मैंने किसी दूसरे राज्य को खत भेजा है। तो तभी उसमें से क्लैन लीडर उठ के कहते हैं, दूसरे राज्य? तभी जेविजन कहते हैं, हाँ दूसरे राज्य, मैंने सुना है वो बहुत ताकतवर राज्य है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा, वहाँ के राजा भी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो दूसरे राज्य के हैं, पर मैंने उनसे बात की है, उनका कुछ देर में संदेश आ जाएगा कि वो हमारी मदद करेंगे कि नहीं। उनकी सेना सबसे विशाल है और उनके लोगों के पास भी अधिक शक्तियाँ हैं, तो शायद हो सकता है वो हमारी मदद करें। तभी उनमें से क्लैन लीडर कहता है, पर आपने किस राज्य को खत भेजा है? तभी जेविजन कहते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य कोरिया। तभी एक क्लैन लीडर कहता है, आपने कोरिया खत भेजा है, कोरिया के राजा को? तभी जेविजन, शायद वो हमारी मदद के लिए राज़ी हो जाए। अगर वो हमारी मदद के लिए राज़ी हुए तो हम ज़रूर जुट जाएंगे। टाइम स्किप होता है और सब युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं। उनकी सेना सबसे अधिक और लंदन की सेना सबसे कम लग रही होती है। सब दिखने से ही पता चल रहा होता है कि वे आज हारने वाले हैं, पर फिर भी वे अपने राज्यों के लिए लड़ने आए होते हैं। जब युद्ध लड़ते लड़ते थक जाते हैं और हारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ से कुछ लोग भागते हुए आते हैं और युद्ध शुरू कर देते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। वे काफ़ी अच्छा युद्ध लड़ते हैं। तभी इनमें से एक लड़की उनके आसपास एक शील्ड बना देती है, जिससे उन्हें कोई भी चोट ना लगे और बाकी सब लड़ने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनिए क्लैन लीडर। तभी सब पीछे पलटते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई भव्य इंसान खड़ा है, पर वे उनका नाम नहीं जानते। तभी वे कहते हैं, मैं जानता हूँ, आप मुझे ढंग से नहीं जानते, मैं कोरिया का महाराज हूँ। तभी जेविजन कहते हैं, आप? मुझे लगा कि आप मदद के लिए नहीं आएंगे। तभी वे कहते हैं, मुझे पता था आपको संदेश भेजने में समय लगेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं स्वयं मदद के लिए आ जाता हूँ, खत भेजने में समय की बर्बाद करना। तभी उनमें से क्लैन लीडर कहता है, पर फिर भी ये तो कुछ ही जने हैं, इतनी बड़ी सेना को कैसे हराएंगे? तभी वे बोलते हैं, तुम्हें लगता है ये कुछ ही जने हैं? वो मेरे यहाँ के सबसे बहादुर लोग हैं, वो इतनी जल्दी नहीं हार मानेंगे। और युद्ध में मेरी बेटी और मेरे बेटे उतरे, हम युद्ध नहीं हार सकते। चिंता मत कीजिए, आपके क्लैंस को कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है और कोरिया की सेना जीत जाती है और कोरिया के महाराज अपना वचन पूरा करते हैं। वे कहते हैं, मुझे पता था हम युद्ध जीत ही जाएंगे। क्यों याली? तभी याली भागते हुए आती है और उनके गले लग जाती है। लैंसन ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है, पर वो देखता है कि वह काफ़ी बड़ी हो चुकी है और काफ़ी सुंदर भी। तभी वे कहती है, आपको पता है ना बाबा, मुझे युद्ध बहुत पसंद है, तो युद्ध में मैं ना जीतूँ, कभी ऐसा हो सकता है? तभी कोरिया के महाराज कहते हैं, चलो अब अंदर चलो। तो याली कहती है, इतनी बोरिंग जगह पे मुझे नहीं आना, मैं तो मार्केट घूमने जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। ये कह के वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इतने स्वीट कमेंट करने के लिए। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़े। थैंक यू।